अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ उमर खबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी किताब मेला है, जो कि हर साल लाहौर के एक्सपो सेंटर जोहा टाउन में मुनक्किद किया जाता है। 5 दिनों पर मुहित ये इवेंट इल्म अदब के शायकीन, मुसन्निफ़ीन, नाशरीन, असातिज़ा, तलबा और आम आवाम के लिए एक सुनहरी मौका फराहम करता है, जहाँ दुनिया भर से शायदशुदा किताबें नहायत मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होती हैं। इस साल किताबों के शौकीन अफराद के लिए लाहौर में किताब मेला सज गया है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग की जानिब से किया गया। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के दूसरे रोज़ भी शहरियों की जो बड़ी तादाद थी वो किताब मेले में इस वक्त शिरकत करती हुई दिखाई दे रही है। हमारी स्क्रीन पर मनाजिर भी आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के। कोई अदबी तो कोई तारीखी किताबें खरीदने में मसरूफ़ नज़र आता है। ये किताब मेला 5 फरवरी को शुरू हुआ है और ये 5 दिन तक जारी रहेगा। ये किताब मेला महज किताबों की खरीदो फरोख्त का ही मरकज़ नहीं है, बल्कि ये एक फ़िक्री और इल्मी जश्न भी है, जहाँ मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगे, मुज़ाकरे होंगे, किताबों की रुनुमाई भी की जाएगी और मुसन्निफ़ीन से मुलाकातों का एहतमाम भी किया जाता है। इस मेले में मकामी और बैनुल अक़वामी पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शिरकत करती है, जिससे पाकिस्तान में किताब बीनी के फ़रोग़ और तालीमी तरक्की में अहम किरदार भी अदा किया जाता है। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का मकसद मुताले की आदात को फ़रोग़ देना है, नई नस्ल में इल्म के शौक़ को बढ़ाना है और मकामी और आलमी नाशरीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहाँ वो अपने मतबूआत को क़ारीन के सामने पेश कर सकें। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें चेयरमैन लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर सलीम मलिक साहब। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने आपका बुलाने का। सर, थैंक यू सो मच। मिला लोगों को बताएं कि हम लाहौर में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यही हम जानना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर, इसका आगाज़ कब से हुआ था और उस टाइम क्या सोच कर ये शुरू किया गया, इसके बुनियादी मकासद क्या थे? दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ये बुक फेयर्स होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और इसका एहतमाम वहाँ की हुकूमतें करती हैं। तो पाकिस्तान में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, बल्कि आज भी नहीं है कि हुकूमत कोई इस तरह का एहतमाम करे। वाली वारिस नहीं है हुकूमत, कोई वारिस, किताब का कोई वारिस, ना लिखने वाले का ना पढ़ने वाले का। तो हमने अपने तौर पे हमारी जो पाकिस्तान पब्लिशर बुक सेलर एसोसिएशन है 1986 में एक छोटे पैमाने पे बुक फेयर, क्योंकि जगह ही नहीं थी लाहौर में, जैसे बुक फेयर के लिए जगह चाहिए, तो हमारा हाल जो मार रोड पे है उसमें हमने इसका आगाज़ किया, जिसमें हार्डली 20 या 21 लोगों के लिए हमारे पास जगह थी जिनको हम अकोमोडेट कर सकते थे। और वो जो पहले दिन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो रेगुलर आते थे, किसी और को हम कह ही नहीं सकते थे कि हमारे पास बुक फेयर में आप आएँ, और पब्लिक भी नहीं आती थी क्योंकि वहाँ पार्किंग के इशू थे। ठीक है। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि कोई लाहौर में कोई अल्टरनेटिव जगह नहीं थी। फिर कुछ अल्लाह ने करम किया तो ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक एक्सपो सेंटर बनाने का फ़ैसला किया, जो कैंट की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बनाया, लेकिन वहाँ हम सिर्फ 2 साल बुक फेयर कर सके और वो उन्होंने किसी को पूरा स्टोर जो बना दिया और उस किसी को रेंट आउट कर दिया। हम फिर बेयारो मददगार थे, उसे हमने उसमें एक्सपेंड कर लिया था, ये हो गया था हमारा काम। ये शायद 2005 का साल था। फिर वो कहें हमें कि आप यहाँ से जाएं नहीं, आप हमारे स्टेडियम के अंदर टेंट लगा के कर लें। वो हमने रिस्क लिया किताबों के लिए, ये बहुत बड़ा रिस्क था। वो 1 साल 2 साल तो हो गया, तो तीसरा साल था शायद, तो फरवरी के महीने में इतना शदीद तूफ़ान बादोबारा लाहौरियों ने नहीं देखा होगा, जो रात को जब बुक फेयर लग रहा था वो शुरू हो गया और वहाँ 1-1 फुट पानी था ग्राउंड में और किताबें सज चुकी थी और वो अंदर बुरा हाल था हमारा। हमने वाटरप्रूफ टेंट लगाए थे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगले दिन गवर्नर साहब ने उसकी इनाग्रेशन करनी थी और जब वो आए तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था और हम बड़े डरे हुए थे। हमने उनका जो अंदर विज़िट था वो कैंसिल कर दिया। सलमान तहसीर साहब थे, तो एक जो इफ्तिताई तकरीब हुई उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने तो विज़िट करनी। मैंने कहा जी नहीं सर, हालत ठीक नहीं है, आप मत जाएं। उन्होंने ज़िद की और वो उसी कीचड़ में चले गए। लेकिन हमने फिर तौबा कर ली कि हम दोबारा यहाँ रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन अगले ही साल, उस वक्त ये एक्सपो सेंटर ज़ेरे तामीर था और अगले ही साल हमें 2010 में, शायद 2010 में हमें ये मिल गया एक्सपो सेंटर, और शायद हम पहले थे जिन्होंने एक प्रॉपर इवेंट जो एक्सपो सेंटर में किया। हाँ जी, किया। और 2010 से सिवाय कोविड के 1 साल के हम नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से चल रहा है। और कितने एडिशन टोटल इसके हो चुके हैं? इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 38वां जो है इसका बुक फेयर हो रहा है। ठीक है। तो अभी जो है, अभी भी हमारी जो शिकायत अपनी जगह पे कायम है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है और किसी अदारे गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है। हम लिटरली जो बैगिंग कर रहे होते हैं, जो अपने मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं इस इवेंट को करने के लिए,
तो अपने वो गुड ऑफिस जो हमारे मेंबर्स हैं जिनके कोई ताल्लुक वास्ता होता है उनको यूज़ करके कोई काम किसी से निकलवा लें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, वरना वो ये गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट नहीं है। जैसे पहले ही अब हम देखते हैं कि लोगों की बड़ी दूरी हो गई है किताब से, जिसकी वजह कुछ सोशल मीडिया भी है, दुनिया का डिजिटल हो जाना भी है। उसमें अगर हमारी हुकूमत भी इस तरह से काम नहीं करेगी तो ये ज़्यादा फिर वजूहात बन रही है लोगों की किताब से दूरी की। बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजूहात में से एक सरफहरिस्त जो है वो अब सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन और इंटरनेट ये सारा कुछ है। लेकिन दूसरे पहलू जो है ना, किताब की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है और इकनॉमिक रीजंस भी हैं। जो एक आम आदमी है उसकी रीच से किताब की कीमत बाहर होती जा रही है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने हमारे इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की जैसी होंगी वही प्राइस का जो इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है वो कागज़ पे भी आएगा, प्रिंटिंग पे भी आएगा, अल्टीमेटली किताब की कीमत बढ़ जाएगी। हमारा जो ये बुक फेयर करने का बुनियादी मकसद ही बुनियादी तौर पे ये है, हम किताब की कीमत नहीं कम कर सकते क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। हम फिर ये इवेंट करते हैं जहाँ पे हम बड़े हैवी डिस्काउंट्स जो कि ट्रेड के करने के लिए बुक सेलर ने मार्जिन रखा होता है पब्लिशर ने, क्योंकि ट्रेडिंग करनी है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है किताब को, वो हम डायरेक्ट कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को हम कहते हैं वो उन्हें बुलाएं, हम पैसे खर्च करके इतना बड़ा इवेंट भी करते हैं और फिर ये सारे हैवी डिस्काउंट्स भी देते हैं ताकि एक जो रीडर है जो किताब ख़रीदना चाहता है, पढ़ना चाहता है और उसकी जेब में पैसे कम हैं तो वो किताब ख़रीद सके। तो 50% तक पाकिस्तानी पब्लिशर जो है यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे होते हैं जो नॉर्मली नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, अभी क्या एक्सपेक्टेड है, क्या फुटफॉल होगा, कितने लोग आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होती है? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शिकायत नहीं है लाहौर के शहरियों से, कभी भी नहीं रही, स्वाय अलमरा के दौर के, क्योंकि वहाँ इशू थे पार्किंग वगैरह के और फेयर का साइज़ भी बड़ा छोटा था। जो ही हम फोर्ट्रेस में गए तो हमारे वो सारे अंदाजे गलत हो गए कि लाहौर में शायद वो रीडिंग कल्चर सिरे से ख़त्म हो चुका है। इतनी तादाद में लोग आए कि हम खुद परेशान हो गए, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी तादाद में लोग आए क्योंकि पार्किंग वगैरह की बड़ी फैसिलिटी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लेके आज के दिन तक ये शिकायत नहीं है कि पब्लिक आती नहीं है, कि पब्लिक किताबें नहीं ख़रीदती। बेतहाशा फैमिलीज़ आती हैं, इतनी तादाद में किताबें उठाई होती हैं बूढ़े बूढ़े लोगों ने कि उनसे किताबें उठाना मुश्किल हो रहा होता है। अब हमें शिकायत करते हैं कि जी ट्राली का बंदोबस्त करें ताकि गाड़ी तक हम अपनी किताबें ले जा सकें। वो इशू अब हमें नहीं है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं इस बुक फेयर को एक्सपेंड होना चाहिए पाकिस्तान की शान के, पाकिस्तान के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पर किसी से बात करने की कोशिश की गई हो, कुछ मुसन्निफीन वहाँ पर गए हों, आप में से कोई गया हो? सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई है। ये जब लाहौर में बुक फेयर शुरू में उस दिन से इससे वाबस्ता हूँ और 2005 से मैं बाकायदा इसका इंचार्ज हूँ बुक फेयर का और मैं इसको कर रहा हूँ। जिस लेवल पे बात हम कर सकते हैं हमने की है और इसको इनाग्रेट करने में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स हर साल होते हैं। तो अब कल भी आए हुए थे गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल, ठीक है, पहले पैमरा के चेयरमैन ने इनाग्रेट किया। तो जिस लेवल पे जो बात कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन किताब के मामले में वो जो रवैया है हमारा, वो सोसाइटी का ओवरऑल भी और हुकूमतों का भी वो कोई इतना दोस्ताना किताब दोस्त नहीं है। अच्छा, इस किताब मेले के दौरान किन मौज़ूआत पर सेमिनार्स होते हैं, किन मौज़ूआत पर बहस मुबाहिसे मुनक्किद किए जाते हैं? इसमें इल्मी अदबी हर किस्म के होते हैं। जैसे इस साल इकबाल अकेडमी हर रोज़ एक सेमिनार कर रही है इकबाल के हवाले से। उसमें इकबाल बच्चों के लिए, इकबाल मुसलमानों के लिए, इकबाल बर्रे सगीर के लोगों में जो उन्होंने तहरीक पैदा की, आज़ादी की, उसमें उनका करदा मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। ठीक है। इसी तरह जो पब्लिशर हैं वो अपने आथर्स को बुलाते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके स्टॉल्स के ऊपर और लोग आके उनसे मिलते हैं, उनकी किताबें उनसे साइन करा के ये लेके जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। बड़ा एक कह लें एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त माहौल होता है वहाँ पे, जो लोग उसको पूरी तरह एंजॉय करते हैं, जिनका किताब से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ है। तो जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं उनका रुझान आपने कैसा देखा, वो किस तरह हिस्सा इसमें लेते हैं और कितने इंटरेस्टेड नज़र आते हैं इस इवेंट? अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल पब्लिशर डायरेक्टली कभी भी हमारे पास नहीं आए, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो आते हुए आज भी घबराते हैं। सूरत हाल वो नहीं है जो किसी ज़माने में होती थी, काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और लाहौर ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफ सिटी है। लेकिन वो इनडायरेक्टली लोकल बुक सेलर्स जो इंपोर्टर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो अपनी जो बुक्स भेज देते हैं और इस तरह उनकी पार्टिसिपेशन हो जाती है। ठीक है। तो उनका जो मटेरियल है, पब्लिश मटेरियल, वो अवेलेबल होता है यहाँ पे। ओके, ठीक है। डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं हो रही। तो सलीम साहब, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पब्लिशर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो फिर एक्सपो का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए कैसा बिजनेस जनरेट हो जाता है?
ये बिजनेस है ही नहीं, बुक फेयर बिजनेस के लिए है ही नहीं। ठीक है। इसका बुनियादी मैंने पहले अर्ज किया मकसद ये है प्रमोशन ऑफ बुक्स, प्रमोशन ऑफ रीडिंग। और ये हम अपने ऊपर ये कॉस्ट जो है सालाना एक कंपल्सरी की हुई है कि हमने ये बियर करनी है। और ये बियर इसलिए करते हैं कि ये जो पब्लिक कहती है कि किताब महंगी है, और सच कहते हैं, गलत नहीं कहते, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। और यहाँ को पब्लिशर कमाने के लिए आते ना वो कमा सकता है। 50% पे किताब उसने बेच दी, बुक फेयर लगाया, उसके ऊपर एक हैवी कॉस्ट है, बहुत हैवी कॉस्ट है। और उसकी रीजंस बहुत सी हैं। एक्सपो जो है एक ऐसा अदारा है कि जो किसी के लिए भी फ्री अवेलेबल नहीं है, समेत किताबों के। उसका एक बहुत किराया है बड़ा, पर डे आप सुन के हैरान रह जाएं कि हम कितना किराया देते हैं, तो 5 दिन में कितना देते हैं। फिर ओवरहेड्स हैं, पब्लिसिटी वगैरह, तो यहाँ पे वो नहीं है। ये जैसे फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे इसमें एक्सपो का कोई पर्सनली मैं कहूँ कि उनका कोई मसला है, वो मसला नहीं है, मसला पॉलिसी का है। उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो अप्रूव करे कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ होंगी उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनसे हम वो रेंट नहीं लेंगे जो बाकियों से लेते हैं। लेकिन हमें वही रेंट देना पड़ता है, जो आप वहाँ पे डायमंड भी बेचें वही रेंट है, जो हम किताबें बेचें वही रेंट है। तो वो इतना हैवी है कि इस साल एक 9x9 फीट का जो एक शेल बनता है हमारा, उसकी प्राइस 5 दिन के बुक फेयर के लिए 95,000 है। वो हम कम नहीं कर सकते जब तक एक्सपो वो कम ना करे। और एक्सपो तब कम करेगा जब हुकूमत उसको कहेगी कि भाई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए कोई नरम गोशा पैदा करे, तो डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएं। ठीक है। अच्छा, जैसे PDF फॉर्म हम देखते हैं, ई बुक्स देखते हैं, तो ये फिर आपको लगता है कि इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान कम हुआ है, उनको अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर्स में हर चीज़ देखने को मिल जाती है? पाकिस्तान अभी इस मामले में जो ई बुक्स है ना, या ई रीडिंग जो है, उसमें बहुत पीछे है, बल्कि कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वक्त के साथ साथ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोसाइटी में पेनिट्रेट तो कर रही हैं। आप रोक नहीं सकते इन्हें। लेकिन जो छपे हुए लफ्ज़ की अहमियत और हुर्मत है ना, वो ना कभी कम हुई है और ना कभी कम होगी, हो सकती है। फैसला सिर्फ हमने करना है कि हमने लोगों को इस छपे हुए लफ्ज़ से जोड़ना है या नहीं जोड़ना, या इनको दूर रखना है। ये फैसले हुकूमतें करती होती हैं अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, लोगों की सोच को बेहतर करने के लिए, उनमें शऊर और आगाही पैदा करने के लिए, और वो किताब से याद। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी हुकूमतें हैं उनका फोकस कभी भी इन चीज़ों पर नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर सलीम मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के 2 अहम तरीन सिफारती महाज संभाल लिए हैं। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर के नाश्ते में शिरकत। ये 2 अहम खबरें हैं आज की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए नाश्ते में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हालिया दिनों में मुल्क की खारजा पॉलिसी को मजबूत करने के लिए 2 अहम सिफारती महाजों पर कदम उठाया है, जिनमें पाकिस्तान के अहम इत्तेहादी चाइना है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की मज़ीद पुख्तगी शामिल है। इस वक्त की सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 बड़े रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अहम तरीन इक़दामात में से एक सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना का हालिया 4 रोज़ा दौरा था। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें और मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में मज़ीद गहराई को ज़ाहिर करते हैं। इस दौरे में आसिफ अली जरदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी की, जहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी की गई। सदर जरदारी ने इस मुलाकात में एक अहम पैगाम भी दिया, जिसमें कहा गया कि चीन पाकिस्तान का पहला इत्तेहादी है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। इस पैगाम में चीन के साथ मौजूदा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। और इस दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को चीनी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया, जो कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की अहमियत को मज़ीद उजागर भी करता है। इस दौरे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हवाले से अगर हम बात कर लें, तवानाई और जो दीगर अहम शोबे हैं उनमें ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई।
दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हुए, जो कि एक आलमी इवेंट है जिसमें दुनिया भर के रहनुमा शरीक होते हैं। इस नाश्ते में बिलावल भुट्टो की शिरकत पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका था, क्योंकि इस इवेंट में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के साथ बातचीत का भी मौका मिलता है, जिससे पाकिस्तान की जो आलमी सियासत में मौजूदगी है उसको मुस्तहकम करने में भी मदद मिलती है। बिलावल भुट्टो की ये शिरकत इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म किया है, और इसके साथ ही बिलावल भुट्टो की इस शिरकत ने अमरीका के साथ जो ताल्लुकात में नई जो राहें हैं वो भी खोली हैं। जो बार बार बात की जाती है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो ये दोनों वाक़यात जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से एक मरबूत सिफारती हिकमत अमली के तौर पर देखे जा सकते हैं, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे अहम खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करना भी शामिल है। और चीन के साथ ताल्लुकात का तो खुद एक तारीखी पस मंज़र है, जहाँ दोनों ही मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात में भी गहराई नज़र आती है। इसी तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो की हालिया शिरकत ने दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की आलमी सिफारती हिकमत अमली इस बात का इशारा करती है कि मुल्क की सियासत में भी बदलाव आ चुका है, और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान अपने आलमी ताल्लुकात में पुख्तगी और इस्तेहकाम की जानिब भी कदम बढ़ा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा और बिलावल भुट्टो का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत, ये दोनों पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में एक अहम संग मील की हैसियत रखते हैं, और इनसे उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो आलमी ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। लेकिन जो सदर ममलिकत की तरफ से कहा गया कि चीन हमारा अव्वल, सबसे पहले चाइना हमारा इत्तेहादी है, तो ये मैसेज शायद अमेरिका के लिए भी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान में बड़ी पेशरफ्त है, जहां से मुल्की वनडे सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कीवी टीम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। टीम आज मुकम्मल आराम करेगी और कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ होगा। सीरीज़ का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जिसका शायकीन बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा तरीन टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर नंबर 1 बैटर बरकरार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 3 दर्जे तरक्की के बाद अब 5वें नंबर पर आ चुके हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो मोहम्मद रिजवान 16वें नंबर पर हैं, बाबर आजम 19वें नंबर पर मौजूद हैं। इसी दौरान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान के हसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल हैं। लेकिन इस इवेंट में एक और तनाज़ा भी खड़ा हो चुका है, और वो हमेशा की तरह हिंदुस्तान की तरफ से ही है, क्योंकि भारतीय टीम के बाद भारतीय मैच ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि मैच रेफरी जॉगल श्रीनाथ और अंपायर नितिन मित्तल ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान फराइज सर अंजाम देने से माजरत कर ली है। ये तमाम पेशरफ्त पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तनाजुर में कई अहम सवालात को जन्म देती है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया। वैस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ट्राई सीरीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ट्राई सीरीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सीरीज़ को? पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट बड़ा समझा जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से बहुत अहम है। देखिए, एक अच्छी बात है। अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें तो वाहिद पाकिस्तान टीम ही थी जिसने सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलनी थी। जो मैचेस की बात मैं कर लूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगस्त 19 से 20 वनडे मैचेस पाकिस्तान टीम ने खेले थे, कि कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लेते हैं। फिर आपने एक अच्छी हिस्ट्री भी बनाई, जहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में आपने शिकस्त दी। लेकिन जिस स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में आए हैं, तो वो कहते हैं ना, पाकिस्तान टीम जानी जाती है कि बहुत देर तक आपको खुश नहीं रखती, कहीं ना कहीं चौंकाती जरूर है बीच में, तो वो जगाती भी है कि भाई देखो जी हमने क्या यहाँ पर काम करके दिखाया। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके पास ट्राई नेशन सीरीज जैसा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बहुत अरसे के बाद, और आप अपना जो कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, जिसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप उसको राइट टाइम पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख आई गेस आखिरी डेट है जहां पर आप स्क्वाड्स के अंदर रद्दोबदल करके जो फाइनल स्क्वाड है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आप देंगे, चैंपियंस अपना आईसीसी को। तो अच्छी बात है कि उससे पहले आपके पास इतनी केस स्टडी थोड़ी सी हो जाएगी ताकि आपको समझ में आ जाएगी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के स्क्वाड आपने चैंपियंस ट्रॉफी में अनाउंस की है, वही बात फिर हो जाती है। इरफान नियाजी बेचारे का क्या कसूर था जब वो परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद आप अगर बात करें डोमेस्टिक के लड़के जो परफॉर्म करके ऊपर आए हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर था। सुफियान मुकीम हो जाए,
या दूसरे लड़के जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, अपना पता है 5-6 महीने के साइकिल से, उन बेचारों का क्या कसूर था कि आप फहीम अशरफ को उठा के ले, उस्मान खान को उठा के ले। तो ये चीज थोड़ी सी समझ से बालातर है, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके पास इतने मैचेस जरूर हैं कि आप अपना जो स्क्वाड है वो बेहतर तश्कील अपना दे सकते हैं, जो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। लेकिन अवैस, आपको लगता कि जो तैयारी, बिल्कुल आप भी जो बात कर रहे हैं, सारे एनालिस्ट हमें यही बातें करते दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से एंट्री आप किस तरह से देख सकते हैं? एक इतने बड़े इवेंट में उस्मान खान है, एक भी वनडे मैच उन्होंने नहीं खेला, T20 की परफॉर्मेंस भी अगर उनकी देख लें तो वो भी खातिर खा नहीं रही जब भी पाकिस्तानी टीम ने उन्हें मौका दिया। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं फहीम अशरफ की तरफ, बड़े एक लंबे अरसे से वो टीम से बाहर थे। खुशदिल शाह को अगर हम देख लें, रिसेंट परफॉर्मेंसेज उनकी मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर शामिल करना ही था इन लोगों को, यही नाम सामने आने थे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में क्यों ट्राई नहीं किया गया? देखिए यही चीज है ना, अगर अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट से आप आते हैं, साइम अयूब की चलें बात करते हैं। हमारा एक छोटा सा एक मसला क्या है, साबाम कह लें, ऐसा क्रिकेट बोर्ड भी, क्योंकि मुझसे बेहतर माइंड्स वहां पर बैठे हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, लेजेंड्स ऑफ द गेम है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और जो बैठे हैं, हेड कोच की भी बात कर लो। मसला ये होता है कि हम लोग अगर साइम अयूब की चले मैं बात करता हूं, तो आज मैं या आप बैठ के भी इस पे बात कर रहे हैं कि यार साइम अयूब नहीं तो कौन ऑल्टरनेट होना चाहिए था। हम इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ चलते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि यार साइम अयूब अगर इंजर्ड हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो गया, तो बैकअप आपने ओपनर किसको तैयार किया? आप नहीं करते हो। आपके पास एक लड़का आता है, पिछला जो आपका ओपनर होता है, आप उसको 1 मिनट में भूल जाते हो कि बस ठीक है जाने दो, और नया लड़का फेस आ गया, आप उसको सेफ फेस के अंदर नहीं रखते हो। इमाम की बात हो रही थी कि इमामुल हक को शायद यहाँ पर वापस लाया जाए, फिर बात हुई नहीं जी उसने बहुत अरसे से वनडे क्रिकेट नहीं खेली, बल्कि उसकी एवरेज बड़ी तगड़ी है, 48 के करीब है, 46 के करीब उसकी एवरेज है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, उसको नहीं लेके आना। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बात हुई कि राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तगड़ा जो ओपनिंग डिपार्टमेंट था अब्दुल्ला शफीक और फखर ही आपको नजर आए थे। अब्दुल्ला शफीक आपको काम पोजीशन में नजर आए, लेकिन शायद बहुत गलत टाइम के ऊपर उनको 3 डक मिले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो बड़े गलत टाइम पे उनको मिले। आपने बैकअप प्लेयर नहीं तैयार किया था। आप बाबर आजम को कहते हो ओपन कर लो, अगर बाबर ओपन भी करते हैं, जो कि उनकी रजामंदी से ही हुआ, जो खबरें थी कि उनको पूछा गया कि आप ओपन करना चाहोगे, उन्होंने कहा जी मैं करना चाहूंगा, लेकिन वो सारा का सारा प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे इसलिए आता है, खुदा ना खास्ता अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो एक प्रेशर का सस्टेन कर पाएगा आपका मिडिल ऑर्डर? क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपने जो प्लेयर इस वक्त आपने रद्दोबदल की है पाकिस्तान टीम के अंदर, आपके लड़के इरफान नियाजी की बात कर लो, वो बल्कि 6-7वें नंबर पे खेलता है, वो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम में, जब पहली दफा आया था मैंने खुद कहा था कि पता नहीं यार इतना ये होगा कि पाकिस्तान को आगे लॉन्ग टर्म में रिप्रेजेंट करे। उस वक्त एक स्पार्क नजर नहीं आता था, लेकिन स्लो एंड स्टडी आपको, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे फील्डिंग की बात करें, आपको स्पार्क नजर आया। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, अगर आपने उस्मान खान जैसे एक प्लेयर को, जिसपे हम उस कसूरवार के अंदर हूं, मैं खास करके हूं, जो कहता था नहीं यार उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है लीग क्रिकेट के अंदर, लेकिन शायद समझ में आ गई थी कि भाई कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लीग क्रिकेट की बात करें, जैसे नेट के अंदर एक पेसर होता है ना, वो नेट का बादशाह होता है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल क्रिकेट के अंदर उतारते हो तो वहां पर उसकी पोल खुल जाती पता है, चलता है। यही वही तरीकेकार होता है कि ये शायद लीग के ज्यादा प्लेयर्स हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो स्ट्रगल करते हुए आपको उस्मान खान नजर आए हैं। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं। तो लेकिन अवैस आपको ये लगता है कि ये जो ट्राई सीरीज है ये भी डिसाइसिव मोमेंट तो एक होगा इन तमाम प्लेयर्स के लिए भी? एक टाइम तो हमारे पास है 11 से 12 फरवरी तक का भी, कि हम रद्दोबदल इस टीम में भी अभी कर सकते हैं, तो ये इनकी परफॉर्मेंस पर भी एवेल्युएट होगा भी? देखिए लाजमी होना चाहिए। आप देखें 11 तारीख तक आप रद्दोबदल अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन दैट्स के सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि अगर कोई लड़का इंजर्ड हो जाता है या खुद जानबूझ के उसकी कहीं घुटने पे गेंद ना मार के कहते हैं कि इंजर्ड हो गया तो चले जिसको निकालें, या रिपोर्ट एक बन जाती है, वो होता है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि अगर वो इंजर्ड होता है फिर ही आप रिप्लेसमेंट करते हो 11 तारीख तक। लेकिन मैंने कहा ना अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप जो कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करना चाह रहे हो, क्योंकि बात ये हो रही थी कि शायद बाबर को भी ओपन करवाया जाए, फिर बात हुई थी कि अगर वो नहीं अगर काम करता तो उस्मान खान भी शायद आपको ओपन करते हुए नजर आ जाए। तो कॉम्बिनेशंस आपके पास, अच्छी बात है कि आपके पास ट्राई करने की है, लेकिन जो पाकिस्तान टीम ने फहीम अशरफ की बात कर लें, खुशदिल शाह की बात कर लें, लिटरली ये खाली मैं नहीं, चाहे एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, वसीम अकरम आपको पता है बड़े इसमें नाराज होते हुए आपको नजर आए थे, जनरल पब्लिक की बात करें वो बड़ा इस पे बात कर रही है कि यार जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है कुछ नाम होते हैं वो अचानक ही पाकिस्तान टीम में वापसी करते हैं, जबकि वो नाम उनका लिया भी नहीं जा रहा होता, ना कहीं पर वो थिंक टैंक में बैठे होते हैं। इसलिए तो नजर आ रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी की आप बात करें, जब आप इतने बड़े इवेंट के लिए जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन कमेटी बैठ के आपको पता है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आपकी सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आपको आई ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी बात समझ में आ रही थी कि ये जो
पूरा प्रेशर में जो मामला आया फहीम अशरफ वाला या सिलेक्शन का जो प्लेयर्स आप वापस लेके आए हो, वो शायद मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे थे। जस्टिफिकेशन देना भी यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ रैंकिंग्स सामने आई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स डे बाय डे हम देख रहे हैं कि टेस्ट रैंकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे जाना शुरू हो गए हैं। इवन रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, तो T20 में और टेस्ट रैंकिंग में आप क्या देख रहे हैं? इनके नीचे जाने की क्या वजूहत है? देखिए, अगर टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो आपको पता है बैक टू बैक शिकस्त हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह भी एक थी। फिर टेस्ट क्रिकेट का मसला ये है कि आप साइकिल में टेस्ट क्रिकेट खेलते कितनी है। आप टेस्ट क्रिकेट देखें ना, आज अगर हम यही में थोड़ा टाइम पहले आप चले जाएं, मैं अपने शो पे हम यही बात कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट अभी वेस्ट इंडीज से आप आखिरी मैच हारे हैं, बेशक अपनी होम कंडीशंस बना के। तो अभी मैं या आप सब जो बड़े हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज पे बैठ के, यार टेस्ट क्रिकेट का ये मसला, टेस्ट क्रिकेट का वो मसला है, किसको कप्तान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरेगा, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, हम बंद कर देंगे बात करना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद PSL है, PSL के बाद आपका एशिया कप है, T20, तो आप उस चीज को भूल जाते हो, आप बात नहीं करते उस चीज पे। और यही होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ध्यान अब देना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये कि आपने अपने जो टेस्ट फिक्चर्स की बात करो, टेस्ट की फिक्चर्स की बहुत कम है यार। आप मुझे बताए ना, कितने साल के बाद आप जाके 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलते हो। आप तो 5 टेस्ट मैच सीरीज तो अब खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने कितने अरसे से नहीं खेली है, जहां पर आप प्लेयर को एक जज कर सकते हो कि यार इसकी परफॉर्मेंस क्या है, जहां पर आप निकाल सकते हो इवैल्यूएशन की इसकी परफॉर्मेंस क्या है, हम नहीं करते। फिर सबसे बड़ा एक मसला ये है कि हमारे पीछे आप देख लें, जो लड़के PSL के अंदर परफॉर्म कर रहे थे लिमिटेड ओवर्स के अंदर, हमने उनको उठा के टेस्ट क्रिकेट की कैप भी दी है। फिर सबसे बड़ा मसला ये रोटेशनल पॉलिसी की, जब आप टेस्ट क्रिकेट में बात करते हो, हमारी रोटेशनल पॉलिसी है ही नहीं है। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पर जहां पेसर्स को सूट करना है, मोहम्मद अली जो बेचारा या डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, उसको आप वहां लेके जाते नहीं हो। फिर जहां पर आप डेड विकेट्स बनाते हो, जहां पर स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पर आप खुरम शहजाद को, मोहम्मद अली को कहते हो ये लो जी बड़े बड़े लंबे स्पेल्स करवाओ, तो बेचारे वो क्या करेंगे लड़के? मुझे बताए ना, टेस्ट क्रिकेट पे कैसे ध्यान देंगे? ये सबसे बड़ा हमारा जो है ना, वो एक लॉस हुआ है, और आपको नजर भी है इस चीज का। बाबर की आपने बात की, चाहे रिजवान की बात करें, देखें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी बाबर पे इस वक्त मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकल प्रेशर इसलिए होगा कि सबकी नजरें होंगी। देखिए, आप ओपनर जाएं, चाहे आप, मैं खुद चाहता था कि वो 2 डाउन पोजीशन पे हैं, क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर को आपने सस्टेन करना है। लेकिन जब एक बड़ा नाम होता है और एक बड़ी तवक्को होती है, तो फिर उस पर प्रेशर भी होता है। वो बड़ा, मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल इस वक्त आपको बड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। बड़ा इवेंट है, डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश भी होगी कि इंशाल्लाह डिफेंडिंग चैंपियन को कैरी ऑन करें। लेकिन बाबर आजम बड़ा एक स्टेक अपना, मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ा एक स्टेक कैरी करेंगे इस वक्त। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये जो हम बार बार देखते हैं, जो खबरें सामने आती हैं, जो स्कैंडल सामने आ जाते हैं, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय टीम तो चले आ ही नहीं रही, वो तो हम सबको पता है, मैच ऑफिशियल्स भी नहीं आ रहे हैं, ये हर चीज़ से इनकार जानबूझकर किया जा रहा है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इरिटेट करने की अब कोशिश की जा रही है कि भाई मैच ऑफिशियल्स भी नहीं आएंगे अब। यार, आपको भी पता है अनवर भाई, अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब उनके उठा के देख लें, वो जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं लड़के, जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स का करते हैं, उनकी भी शक्ल उस दिन बनी हुई थी। आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले चले जाओ तो वो कह रहे थे कि जी अपना जिस तरीके के स्टेडियम्स आपने बनाए नहीं है अभी, और आप ये देख लें हालात हैं, और आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी करनी है। फिर उसने ये भी स्टेटमेंट दी कि जी अपना जितनी स्पीड में आपने स्टेडियम्स बनाए हैं, पता नहीं है अपना सस्टेन भी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अल्लाह की जात दिखाने वाली है, और बड़े अच्छी शटअप कॉल इनको मिली है पूरी दुनिया क्रिकेट की मैं बात करूं। अच्छा, वैसे इन लोगों ने यहाँ इनके मैचेस भी नहीं है, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। देखिए, असल तकलीफ आपको भी पता है ना, तकलीफ इस चीज की है कि आइसोलेट करना है। आपने कोशिश कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करें। यार, आप तो चलो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, लीग क्रिकेट की आप बात कर लें, आप PSL को आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से आइसोलेट करने की उसको कोशिश की जाती है। चाहे वो आप बात करें T20 अभी हो रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, लेजेंड्स लीग है, तो बहुत सी कोशिश की जाती है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 10वां एडिशन है, जिस तरीके से वो लेके उसको चल रहे हैं। फिर पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है, हर एक बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर खेल चुका है। ये देखें ना, केस स्टडी होती है, खाली जिस वक्त एक टूर्नामेंट किसी भी मुल्क को दिया जा रहा था तो उसकी पूरी 1 साल की हिस्ट्री देखी जाती है, कितने बड़े चाहे क्रिकेट हो चाहे दूसरे इवेंट्स उसने ऑर्गेनाइज किए हैं। जब आपका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आके बैठ सकता है, तो यार भाई तुम्हें किस चीज का मसला है? प्लेयर्स से अगर आप बात करें, प्लेयर्स को लिटरली कोई मसला नहीं है, मसला सारा का सारा अना आपकी हुकूमत ने बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये डोरवे खुल गया ना तो फिर मजबूरन हो जाना है बायलैटरल सीरीज वाला मामला। लेकिन मैं आज फिर बात कर रहा हूँ, बेशक आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, इंडिया का सारे मामलात हैं, बहुत तगड़ी साइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे आज भी अनवर भाई एक चीज फील होती है, इनको खौफ होता है कि इस चीज का, अगर हम पाकिस्तान की सरजमीन पे हार जाते, पाकिस्तान में
तो आप भी जानते हैं इस चीज को, मैं भी जानता हूं कि भाईजान दिल्ली और मुंबई उन्होंने उतरना नहीं था, कहीं पर चलो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने बहुत स्पीड में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्दों की। इंसानी जिस्म के नहायत अहम उज़्व हैं जो खून को फ़िल्टर करके जहरीले मादे और इजाफी पानी को यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज करते हैं। ये जिस्म में पानी, नमकियात और मादनियात का तवाज़ुन बरकरार रखने के साथ साथ खून में हीमोग्लोबिन की पैदावार और इसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ताहम मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि गुर्दों के अमराज में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात में गैर मुतवाज़न खुराक है, नाक़िस तर्ज़ ज़िंदगी है, इसके अलावा शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और पानी की कमी भी शामिल है। गुर्दे के अमराज की सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि अक्सर इब्तदाई मराहल में वाज़ेह अलामात ज़ाहिर नहीं करते और जब तक तशख़ीस होती है तब तक बीमारी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी होती है। अगर बरवक्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज ना हो तो गुर्दों की ख़राबी गुर्दे फेल होने, किडनी फेलियर का सबब बन सकती है, जो कि फिर डायलिसिस या फिर गुर्दे की पेवंदकारी के बगैर जानलेवा साबित हो सकती है। आज हमारे साथ सीनियर फिजिशियन मौजूद हैं जो गुर्दों की बीमारियों के इब्तदाई अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में हमें तफसील से बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद जमील हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुर्दों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, सबसे बड़ी वजह आप इसकी क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने फोरम पे मदऊ किया और मुझे इसकी खुशी है कि बहुत सारे लोगों तक बहुत मैसेज हम दे सकेंगे। तो सर, इससे जिस तरह ये जो गुर्दे की बीमारी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो 85% जो वजूहात हैं वो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज हैं। 15% में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जिस तरह से शुगर बढ़ रही है, पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को शुगर का बताया जा रहा है। अब जब शुगर बढ़ रही है, ऊपर से ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो गुर्दा इससे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हम इनको हाई रिस्क पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, गुर्दे के और इसके अलावा जो है शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा स्टोन्स बार बार बन जाना, पथरी बन जाती है, वो बन जाते हैं। और इससे भी जो बढ़कर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ मेडिकेशन और क्वैकरी। ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, हम लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो क्वैक होते हैं, या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं। अब वो मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं, वो बगैर डायग्नोसिस के आप ले रहे हैं, उनमें से बहुत से और जो हम पेन किलर्स जो फजूल से लेते हैं, तो पेन किलर्स भी एक इसका सबब है। ठीक है। फिर ये जो हकीमी कुश्ताजात वगैरह हैं, या हम बहुत सारी रिचुअल मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली गुर्दे पे जाके कम इंटेक भी बहुत बड़ी पानी का इंटेक जो है ना, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा पूरे जिस्म का 70% तो ऑब्वियसली पानी है। तो अब पानी अगर कम लेंगे तो अल्टीमेटली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ये जो ओल्ड एज में जो है, ये हमारे पास जो डायलिसिस के पेशेंट है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक वजह ये भी हो जाती है। तो इसकी अलामात जो है वो हम देखते हैं कि वो एकदम से जाहिर नहीं होती हैं। जब हम किडनी फेलियर की बात कर रहे होते हैं, डायलिसिस की तरफ अचानक से पता चलता है कि क्रेटिनिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या उसका फिर हल है? कितने देर बाद वक्तन फ़वक्तन लोगों को टेस्ट अपना करवा लेना चाहिए? इसमें यह है कि बुनियादी तौर पे चूँकि इसका पता ही नहीं चलता, और जब इसकी पहली सिम्टम आती हैं, जैसे पेशेंट कहते हैं जी मेरी आंखें सूजना शुरू हो गई, मेरे पाँव जो है ना वो उस वक्त 90% जो है ना वो गुर्दा जो है ना वो ख़त्म हो चुका होता है। अब वहाँ कुछ नहीं कर सकते हम लोग, एक्सेप्ट ये कि थोड़ा सा वेट कर लिया। अल्टीमेटली पेशेंट या तो डायलिसिस पे जाएगा या किडनी ट्रांसफर पे। तो मैंने जो पहले बात शुरू की थी कि 5 किस्म के जो लोग हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्टोन्स, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, और इन लोगों को वक्तन फ़वक्तन, हम तो कहते हैं 3 से 6 माह में कुछ गुर्दे के टेस्ट होते हैं जिन्हें रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिन कंप्लीट कहते हैं, RFT, वो ये करवाते हैं। फिर उसमें एक रेशो होती है GFR उसे बोलते हैं,
बाद गुर्दे का टेस्ट 1.2 है, नॉर्मल 1.3 भी आ रहा है, लेकिन जब हम एज और वेट के हिसाब से इसको देखते हैं तो बताते हैं कि आपका गुर्दा तो जो है ना वो 50% काम कर रहा है। तो वो आप जो है ना प्ले स्टोर पे जाके GFR कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशली ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। तो इस हर 3 महीने बाद टेस्ट कराएं, क्रिएटिन इतना है, एज इतनी है, वो आपको बता देगा आपका ये आपका GFR इतना है। अब GFR का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें गुर्दे की डिजीज़ को बताएगी जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD। अब CKD की 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5। 90 तक अगर GFR नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि ठीक है, जब 90 से नीचे चले जाए तो यू शुड बी अलार्म्ड। ठीक है। फिर इसके हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक चले जाते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी हैं जहां अपने ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, बाकी चीज़ें भी ठीक है, तो उससे वापसी के चांसेस होते हैं, यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल रेनल फंक्शंस। लेकिन अगर इसे ऊपर चले गए हैं तो फिर अल्टीमेटली हमें मोर विजिलेंट रहना पड़ता है और पेशेंट की बीमारी जो है प्रोग्रेस करती है। ठीक है। और जिन लोगों को फिर गुर्दों की बीमारी हो जाती है उन्हें स्पेसिफिकली ये भी कहा जाता है कि प्रोटीन की इंटेक उन्होंने कम रखी। नहीं, ऐसे नहीं है। प्रोटीन इंटेक जो है वो तो आमतौर पे हमारे देखे ये ज़्यादातर बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं। तो जिस वक्त आपका CKD 1 है, CKD 2 है, तो हम कहते हैं कि ज़रा नॉर्मल शुरू कर लें। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ फ़र्क महसूस करें, एक होता है ऑन डायलिसिस पेशेंट और एक होता है CKD। ये कन्फ्यूजन है लोगों में। ठीक है। जब आप डायलिसिस पे चले गए हैं तो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेज होती है, इस पे आपको चूँकि आपके वो किडनी के फिल्ट्रेशन का अमल तो हमने आर्टिफिशियली शुरू कर दिया, तो इसमें अच्छी डाइट रखें। लेकिन उससे पहले ये है कि हफ्ते में 1 पाव गोश्त आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो लिया भी नहीं जाता। तो मतलब तो उसमें ये जो कंसेप्ट है ना, वो लोग क्या कहते हैं वो बिल्कुल प्रोटीन छोड़ देते हैं। जब बिल्कुल प्रोटीन छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी अपनी बॉडी के प्रोटीन को इस्तेमाल, तो फिर आपने देखा होगा कि अच्छा सा पेशेंट होता है तो वो बिल्कुल जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं क्योंकि जो किडनी के फिल्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं? जेनेटिकली ही है या ये क्या? सबसे पहले तो ये है कि अब डायग्नोज होना अच्छा हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले डायग्नोज नहीं होता था। दूसरी होता है कि बच्चों में अक्सर जो है ना वो उनकी मौरूसियत में जेनेटिक कॉन्जेंटल बीमारियाँ जो चल रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे जो फूड्स हैं प्योर, इसका डाटा तो मेरे पास नहीं है भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत सारे एडिटिव्स जितने हैं, हम ये मिल्क वगैरह बच्चों का पाउडर मिल्क वगैरह ले रहे होते हैं, इसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं। फिर कैन फूड, डब्बे में आ रही हैं चीज़ें वो हम ले रहे हैं, वो जो है जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये सारे नॉक्शियस हैं। अब इनका तरीक़ाकार तो ये है कि बच्चों के पास उनकी डाइट को थोड़ा सा हम नॉर्मल की तरफ लेना शुरू करें। ये बेकरी की आइटम है ना, फ्रेश जो है ना फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं सिलसिले में। ठीक है। और दूसरी तरफ अभी जो गुर्दों के मसाइल के शिकार अफराद हैं उन्हें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किस खाने से परहेज़ करना है, कौन से मशरूबात से परहेज़ करना है? देखिए, मैंने पहली बात की कि ये जो बेकरी के जितने आइटम्स हैं, स्पेशली जो बेवरेजेस, आजकल ये जो कुछ वो न्यू ब्रांड्स है, जो रेड बुल है और वो स्टिंग है, ये ऐसी चीज़ें एनर्जी ड्रिंक्स जिनको कहते हैं, अल्टीमेटली दे आर सपोज टू डू दिस किडनी प्रॉब्लम्स, इनसे बचना चाहिए। फिर ये जो प्रिजर्व फूड्स होती हैं वो हम चले जाते हैं डब्बे उठा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम उनको कहते हैं ये पिकल्ड फूड जितनी होती हैं, अचार वगैरह जितने भी, तो इनसे परहेज, इनको तो चेक करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोडियम का इंटेक, यानी साल्ट कम इस्तेमाल करें, क्योंकि साल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह गुर्दे को डैमेज करेगी। साल्ट लेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बजाते खुद एक हैमर है गुर्दे के लिए। दूसरा ये है कि वाटर रिटेन करते हैं। ठीक है। अब जो वाटर रिटेन करेंगे ऊपर ब्लड प्रेशर, तो जो किडनी का डैमेज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए बेहतर है कि प्रोटीन आप इस्तेमाल करें एक मतवाजन तरीके से, साल्ट मिनिमाइज। ठीक है। ये बहुत तरह के जो साल्ट आ रहे हैं ना, सब में सोडियम उतना ही होता है। ठीक है। कोई गुलाबी नमक है या कोई दूसरे को, तो ये काला नमक भी हम कहते हैं जी काला नमक, नहीं ऐसी नहीं होता। तो वो ये सारी चीज़ों को मसाला जात सारे कम कर दें, उससे ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ना रहे। हमारा टारगेट जो है वो होना ये चाहिए कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो,
HbA1c आपका तकरीबन 6 और 7 के दरमियान में रहे तो बहुत अच्छा है। फिर इसे ब्लड प्रेशर है तो 120-80 से ना हो। कुछ लोग कहते हैं जी ओल्ड एज हो गया तो अब हम क्या करें। भाई ओल्ड एज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी केमिस्ट्री बदल गई है। जब आप बीमारी में हैं तो ये इसी तरह से जब ये ओल्ड एज में अक्सर एक चीज़ पेशेंट नहीं बताते हैं, वो है प्रोस्टेट। अगर आप 60+ हैं, आपको रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है और आप फील करते हैं कि अगर मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो खड़े होकर अगर मुझे यूरिन करने में कंफर्टेबिलिटी हो रही है, तो ये वन ऑफ द सिम्टम हो से प्रोस्टेट बढ़ रहा है। अब प्रोस्टेट ये समझ कर लें कि आपके आउटलेट के ऊपर पड़ा हुआ है, अब ये बढ़ जाएगा तो पीछे प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट उस वक्त करते हैं कि यार वो काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ को अगर वो अलार्म हो जाए चेक करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्टली बस कमेंट कीजिएगा, गुर्दे की जो पथरी है, जो किडनी स्टोन्स हैं, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है? सर एक्चुअली इसका बनने का जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। किसी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीलेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम उस पर यही कहते हैं कि अगर तो किसी तरह से वो स्टोन ले ले, जैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद हम उसका एनालिसिस से पता चल जाता है। लेकिन बज़ाहिर यही है कि अगर आपको स्टोन है तो ये जो आपके यूरिक एसिड चीज़ें बढ़ाने वाली हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे हम लोग अक्सर वो कढ़ाई और ये पता नहीं कुछ चीज़ें चल रहे होते हैं उनसे, फिर ये टमाटर और ये जो स्पिनच साग हो गया या मेथी हो गई है, इनका ज़रा इस्तेमाल कम रखें। लेकिन जिनको स्टोन है उनको 3 काम तो करवाने चाहिए। हर 6 महीने बाद अपना पेशाब टेस्ट जरूर करवाएं, रीनल फंक्शन करा ले और अल्ट्रासाउंड करवा ले। अगर 6 महीने में नहीं तो साल में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर हो जाना चाहिए, ताकि वो बाद बंदे को पता नहीं चलता और वो चीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं पेशेंट, स्टोन था हमने इसको छेड़ा नहीं, फिर किडनी श्रंकन हो गया। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो हमारी किडनीज़ जो हैं उनकी लाइफ मज़ीद बेहतर रहेगी। और अच्छे तरीके से हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको भी अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो उससे भी हमारी किडनी की जो हेल्थ है वो बेहतर रह सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में तामीरी और इस्लाहाती मनसूबों की नई तारीख रकम की जा रही है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे हैं, समाजी फलाही स्कीम्स हैं और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी अवाम की ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी ला रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नज़र आ रही है और उनकी कारकर्दगी ने शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दामात के ज़रिए अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी है, जिनमें हिम्मत कार्ड के ज़रिए माज़ूर अफराद को सहूलियात की फराहमी है, धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों का एहतमाम है, सुथरा पंजाब स्कीम के तहत ज़रिए हम देख रहे हैं माहौल को साफ़ सुथरा रखने का मनसूबा है, रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के ज़रिए अवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी है, किसान कार्ड के ज़रिए किसानों को सस्ती खाद और दीगर मराहत और CM सोलर पैनल स्कीम के तहत घरों और ज़रिए शोबे को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना शामिल है। शफ़ाफियत, मेरिट और सियासी तासुबात से पाक तर्ज हुक्मरानी की बदौलत इन मनसूबों की कामयाबी यकीनी हो रही है। अवामी सतह पर वज़ीर आला पंजाब की ये स्कीमें बेहद मकबूल हो रही हैं। ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में बेहतरी, मुफ्त अद्वियात की दस्तियाबी और तालीमी वज़ाइफ के ऐलानात को अवामी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मनसूबों का तफसीली जायज़ा लेंगे और इस हवाले से सीनियर तजियाकार उस्मान भट्टी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है कि ये मनसूबे किस हद तक पायदार साबित हो सकते हैं, इनका तवील मुद्दती असर पंजाब की तरक्की पर क्या होगा। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आप किस तरह से देख रहे हैं मरीम नवाज की क़यादत में, जिस तरह से नवाज शरीफ का कंपैरिजन कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ? मुझे पर्सनली लगता है इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी काफ़ी काम करना बाकी है। जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं ये लॉन्गर रन में इनका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हो? थैंक यू, यू इन्वाइटेड इन शो। अभी आपने इतने प्रोग्राम्स गिनवाए कि ये मरीम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पर वो भी का कहा गया जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान थे कि मैं घरों को जो है गरीब आवाम के लिए बनाऊंगा, मैं इतनी लाख नौकरियाँ दूंगा, मैं इतने करोड़ जो वो दरख्त लगाऊंगा। क्या नज़र आए कहीं पर? आप ये देखें कि मरीम नवाज़ की हुकूमत को ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने वाला है
और जो उन्होंने पहली स्पीच पंजाब असेंबली में की, आप देखें जो उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम गिनवाए उससे ज़्यादा वो काम कर गई हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इस पार्टी के सदर भी हैं और रहनुमा भी हैं पूरे मुस्लिम लीग नून के, और वो कंपैरिजन कर रहे हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का और मरीम नवाज की गवर्नमेंट का, मतलब कि एक पॉजिटिव जो है वो जेस्चर है कि मेरे भाई ने भी इस सूबे के लिए तरक्की का काम किया और मेरा भाई जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और आप ये देखें कि मरीम नवाज के लिए पहली दफ़ा ये चांस था कि उन्होंने पंजाब की हुकूमत का जो है बतौर वज़ीर पंजाब चार्ज संभाला। और अभी आपने इतने प्रोग्राम्स गिनवाए कि धी रानी प्रोग्राम, रमज़ान पैकेज प्रोग्राम, सोलर पैनल प्रोग्राम, और अब आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हूँ वो यूथ में हूँ। अभी देखिए कि मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में दौरा किया और किस तरह स्टूडेंट्स से उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वहाँ पर स्कॉलरशिप्स दिए गए। और मैं आपको ये खबर दूँ कि मरीम नवाज शरीफ वज़ीर पंजाब हैं, आइंदा आने वाले दिनों में जो मेरी इतलात हैं पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स देने वाली हैं, वो सूबा सिंध हो, वो सूबा KPK हो, वो सूबा बलोचिस्तान हो और वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान हो। मतलब कि मरीम नवाज शरीफ ये साबित कर रही हैं कि वो खाली पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाम की वज़ीर पंजाब नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर जो लीडर है, कोई भी सियासी जमात हो, वो लोगों की फलाह के लिए काम करे, वो ये काम ना करे कि मैंने अपने कारकुनों को नवाजना है और बाकी जो कारकुन हैं वो मेरे लिए शायद पता नहीं दुश्मन है। आप जब इस तरह काम करेंगे कि आपने सूबे की आवाम के लिए हर एक बिला तफरीक काम करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि इस सूबे पर ये तासुर था कि पिछले दौरे हुकूमत में कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सिफारिश पर होती है। इस कल्चर को मरीम नवाज शरीफ ने ख़त्म किया और बिलीव भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त उनकी पार्टी के जो MNA MPs हैं, कारकुनान हैं, वो नाराज़ हैं कि हमारी सिफारिश नहीं सुनी जाती। वो कहती कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट पे जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई वो हो गई, इसके अलावा मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ठीक है, तो ये आई थिंक पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं जो हम बिल्कुल देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी हमने देखना है कि काम किस तरह से चलते हैं। किसान कार्ड के वाले से अगर हम बात कर रहे हैं, रमज़ान निगहबान की बात कर रहे हैं, हिम्मत कार्ड जैसे मंसूबों की हम बात करें, रमज़ान भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली उस हवाले से भी पता चल जाएगा कि क्या वर्किंग की गई है, आवाम को कितना रिलीफ मिला है, क्योंकि आवाम की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम आदमी को जब तक फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, जितने भी मंसूबों के हम नाम ले लेंगे उसका फिर फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर इसमें शफाफियत का जो रोल है वो कितना है कि नीचे तक फ़ायदा पहुँचे उसका? देखिए, अभी तक जो भी मरीम नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि वो किसान कार्ड की तकसीम हो या इसके अलावा जो है स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत जो है लैपटॉप्स दिए गए या बाइक्स दी गई, किसी भी मंसूबे में अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि किसी में करप्शन की गई है। तो आई थिंक ये अच्छा तासुर है। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की है कि रमज़ान पैकेज, ज़ाहिर है रमज़ान की आमद है और इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक जो होती हैं, जो भी ज़हीरा अंदोज़ हैं वो प्राइस हाइक करते हैं रमज़ान के करीब। और मैं आपको बताऊं कि 2-3 महीने से मरीम नवाज शरीफ साहबा ने चीफ सेक्रेटरी और जो अफसरान हैं वो इस पर बाकायदा उनकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं कि रमज़ान में किसी भी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आर्टिफिशियल नहीं बढ़नी चाहिए। ये एक चैलेंज तो है और मुझे उम्मीद है, जो क्योंकि मैंने कुछ होमवर्क देखा है, कि रमज़ान में लोगों को रिलीफ मिलेगा। और मैं आप दूसरी चीज़ एक अहम ये भी आपको बताऊं कि आप ये देखें कि लाहौर शहर में कितना ज़्यादा इंक्रोचमेंट था और बिलीव मी अब आप देखें कि सड़कें किस तरह खुली कुशादा मिलती हैं। तो जाहिर है जब कोई CM ने इनिशिएटिव लेना होता है तो फिर सरकारी अफसरान ने उस पर अमल दरामद करवाना होता है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि ट्रैफिक के हल के लिए जो है उन्होंने बाइक लेन जो है वो मुख्तस कर दी है, जिसके लिए DAG जो CTO लाहौर हैं उनका बहुत अच्छी काबिश है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। और जो CTO लाहौर है डॉक्टर अतर वहीद, वो मुझे बता रहे थे कि पिछले महीने में हमने ऑलमोस्ट 5000 से ज़ायद जो है वो पर्चे दिए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया है जो वॉयलेशन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों से सख्ती नहीं करेंगे, लोग जो है वो अमल दरामद नहीं करते, कानून को फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि DAG ऑपरेशन जो है वो फैसल कामरान, बिलीव भी मुझे बता रहे थे कि मैंने अपने उन SHOs की ट्रांसफर पोस्टिंग खत्म कर दी है जो मुझे किसी ने सिफारिश के लिए कहा। मैं मेरिट देख रहा हूं, मेरिट पे ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और यही एक सूबे को बेहतर करने का तरीका है कि आप जो है काम शफाफियत पर करें। बिल्कुल ठीक है। लोगों का जो आज सबसे बड़ा मसला उस्मान साहब वो महंगाई है, हमेशा से हम देखते आए हैं। उनका अभी भी यही फोकस है कि फ्यूल की कीमतें जिस तरह से नीचे आई थी, एक बार फिर से फ्यूल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। फिर रमज़ान की अगर हम बात करें या ओवरऑल भी देखने, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो हमें उस तरह से इफेक्टिव नहीं दिखाई देती हैं।
स्पेशली रमज़ान में जब लोगों का दस्तरखान सजना होता है, उन्हें फ्रूट अगर लेना है, बहुत से लोग ऐसे जो फ्रूट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पर चेक एंड बैलेंस के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनको किस तरह से फाल किया जाएगा कि कोई भी अपनी मनमानी का रेट वहाँ पर ना ले सके? सर देखें, प्राइस कंट्रोल कमेटी में सबसे ज़्यादा जो खुर्द-बुर्द और मनमानी की जाती थी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी जब ये पॉलिटिकल जो है लोगों की तैनातियां करते थे। अब पॉलिटिकल लोगों की तैनातियां ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो अपना ठग लगाते थे और फ़ायदा अपना ले लिया और गरीब आवाम को भुगतना पड़ता था। आपने भी महंगाई की बात की, आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मेहनत से इस वक्त महंगाई का जो डिजिट है वो सिंगल में आ गया है, और देखिए कहाँ 33% पर था और अब जो है वो 9% पर आ गया है, और बैंक का इंटरेस्ट रेट कहाँ पर 22% पर था और आज 14% पर आ गया है। आप ये देखिए डॉलर जो है वो किस तरह बढ़ता था और अभी डॉलर की पिछले दिनों जो है वो 25 पैसा कमी आई है, और स्टॉक एक्सचेंज किस तरह बूस्ट कर रहा है। महंगाई के इंडिकेटर्स जो है वो कमी की तरफ जा रहे हैं। ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मुल्क में महंगाई का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। जाहिर है कोई चीज जादू से तो नहीं हो सकती, मगर जितनी चीजें ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बिलीव मी जो उनके साथ काम करने वाले सरकारी अफसरान हैं वो परेशान हैं। वो क्योंकि शहबाज शरीफ का तबीयत ये है कि वो सुबह भी उठते हैं, रात को भी मीटिंग कॉल कर लेते हैं, दोपहर में मीटिंग कॉल कर लेते हैं, और सरकारी अफसरान कहते हैं यार हमने सोना किस टाइम है। तो देखें, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए नींदों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के जितने मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल इस तरह हल हो सकते हैं कि जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सीएम सोलर पैनल स्कीम भी है, तवानाई बहरान के हल में आप किस तरह से समझते हैं, वो किस तरह से मददगार होगी? एक सबसे बड़ा इशू है आईपीपीज का, जो ओवर बिलिंग लोगों को की जा रही है, कैपेसिटी चार्जेस लोगों से लिए जा रहे हैं, जो बिजली आईपीपीज नहीं भी जनरेट करते उन्हें वो पेमेंट्स भी आवाम की तरफ से ही की जाती हैं। आपको लगता है कि इस साल हम कोई चेंजिंग इसमें देखेंगे, कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आएगी कि आवाम को छुटकारा मिले इन आईपीपी से जो चल भी नहीं रहे हैं, जो बिजली भी नहीं बना रहे हैं, और कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम को उनके पैसे पे करने पड़ रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज किया है कि आईपीपी जो है वो इस मुल्क के कौमी खजाने पर एक बोझ था, और बिलीव मी मैं आपको बताऊं से मतलब खत्म हो चुका है या होगा उससे वो बोझ था, इसलिए क्योंकि बहुत से आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खत्म किए गए हैं, और अब क्योंकि आगे एक समर सीजन आने वाला है और लोगों को सबसे ज्यादा जो बिल है वो समर सीजन में ही देने पड़ते हैं, और ये जो बिल है ये समझ लें कि एक किस्म के लोगों पर क़यामत गुजरती है। और इस मुल्क पे ये थोड़ा सा ये ब्लेसिंग मैं कहूँगा कि जो चाइना ने सोलर पैनल जो है सस्ते दामों इस मुल्क में लाया, ताकि आम शहरी जो है वो उसको खरीद सकें, क्योंकि पहले ये भी सोलर पैनल का अगर आप इंस्टॉलेशन करवानी होती थी तो काफ़ी ज़्यादा भारी मद में आपको पैसे देकर फिर आपको ये इंस्टॉल करवा सकते थे। अब चाइना ने जो है वो प्लेट्स जो है वो यहाँ पर बेचना शुरू की हैं, और आम जो दुकानदार है वो भी इसको सेल कर रहा है और आम शहरी भी इसको खरीद रहा है। मगर आईपीपीस जो आपने बात की, आईपीपीस जो है इस मुल्क का बहुत बड़ा बोझ थे। बहुत से लोगों के जो बड़ी बड़ी कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म किए गए, क्योंकि वो खाली पैसे कमा रहे थे, मगर आम आदमी जो है वो उस सारे बोझ को भुगत रहा था। और आइंदा आने वाले दिनों में जो अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मीटिंग की है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को बिजली के बिलों में कमी नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब आप इन फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं मरीम नवाज़ के जो इक़दामात हम देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को आइंदा इंतखाबात में कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? और इसके साथ साथ नवाज शरीफ हम देख रहे हैं बिल्कुल साइड लाइन है, इसकी क्या वजह है? बहुत से लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि उन्हें भी मंजर आम पर रहना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी बड़े एक्टिव हैं, वो चाइना के सदर से मिल रहे हैं, बिलावल बड़े एक्टिव हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते पर उन्हें दावत दी गई, तो अभी उनके पास ओहदा भी उस तरह से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं अगर वज़ीर ख़ारजा को नहीं बुलाया गया, मोहसिन नकवी जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में से क्यों किसी को दावत नहीं मिली अभी तक? देखिए, जो मोहसिन नकवी हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं और इस हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए और अमेरिका में उस तकरीब में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सदारती जो खलबरदारी की तकरीब थी उसमें शिरकत की, तो जाहिर है इस वक्त अगर वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत की कॉन्सेंट से गए होंगे। ये लोगों की जो तनकीद है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तनकीद है कि मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो है एक रिफ्ट पैदा की जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ये बातों की कोई रिफ्ट नहीं है, नहीं कोई रिफ्ट नहीं है, और आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो हर हफ्ते जब पाकिस्तान लाहौर आते हैं तो वो रायबंद जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, ब्रीफिंग देते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी 2 दिन पहले वज़ीर हाउस भी आए थे और उन्होंने वहां पर आके मेंबर ने जो सूबाई और कौमी असेंबली थी उनसे मुलाकात की, उनके जो भी
भी मुतालबात थे या जो उनकी रिजर्वेशन थी या वो जो उनकी आपस में डिस्कशन थी वो सुनते हैं, और जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुलाकातें भी करते हैं। देखें, मियाँ नवाज शरीफ इस पार्टी के रहनुमा ज़रूर हैं, सदर भी ज़रूर हैं, 2 दफ़ा बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो परफॉर्म कर चुके हैं इस मुल्क में और डिलीवर भी किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब वो सूबे को रन कर रही है, उनके भाई जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क को रन कर रहे हैं, तो वो भी इंटरवीन करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, जहां उनकी ज़रूरत होती है वो अपना मशवरा देते हैं, जो उनका तजुर्बा है वो उसे शेयर करते हैं। ये देखना है कि क्या उनके तजुर्बे की रोशनी में सूबा पंजाब और मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो आपको नजर आता है कि वो कर रहा है। दूसरी बात आपने ये कही, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुनान है ना, वो मियाँ साहब को ज्यादा एक्टिव देखना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो देखें, मियाँ नवाज शरीफ की कोशिश ये है कि ये सूबा तरक्की कर जाए, इस मुल्क तरक्की कर जाए, तो कारकुन भी खुशहाल हो जाएंगे। हाल ही अगर एक रहनुमा का टारगेट ये हो जाए कि मैंने अपने कारकुनों को खुशहाल करना है, तो मैं समझता हूँ ये बदनीयती होती है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की कोशिश ये है कि हम जो है वो ऑन मेरिट बिला तफरीक जो है इस सूबे और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, ताकि हर बंदे को रिलीफ मिले। वो शायद पीटीआई से बंदा हो, कारकुन हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, वो पीपल्स पार्टी से, वो जेयूआईएफ से हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, हर इंसान को रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जिस वक्त आप तफरीक कर देंगे तो ये आप इस मुल्क के और सूबे के साथ ज्यादती करते हैं। उस्मान साहब, अगर हम कुछ साबिक वज़राए आला की बात करें जिन्होंने पंजाब को संभाला था, जिनमें शहबाज शरीफ भी हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार भी हैं, परवेज़ इलाही भी हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे सूबों की तरफ, मुराद अली शाह को अगर हम देख लें, अली मीन गंडापुर को देख लें, या उससे पहले जो वहाँ पर वज़ीर आला मौजूद थे, बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला मौजूद थे, मवाजना अगर करते हैं तो मरीम नवाज की पॉलिसीज़ आपको कितनी डिफरेंट उनसे नजर आ रही हैं? देखें, इस वक्त ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान है। आप ये देखें कि अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि जो सिंध के ताजर हैं वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है काश हमारे सूबे की वज़ीर आला बन जाए। तो इंसान बातों से अपनी आप को नहीं मनवा सकता, अपनी कारकर्दगी से मनवाता है। मरियम नवाज भी दिन रात मेहनत कर रही हैं। बिलीव मी, ये सुबह अपने ऑफिस जो है वो डेली 8 से 9 बजे पहुंच जाती हैं और रात कभी 10 बजे भी घर जाती हैं, कभी 8 बजे भी घर जाती हैं। ये उनकी रूटीन है। तो अगर आपने इस सूबे को तरक्की की राह पर डालना है या इसको तरक्की याफ्ता बनाना है, तो आपको दिन रात एक करना पड़ता है। सरकारी अफसरान जो उनकी टीम है वो भी उनके साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उन पर अमल दरामद करवाती है। और मैं आपको बताऊं, अभी लाहौर में मैं इस जिक्र करना ज़रूरी है कि DGLDA को मैंने कहा कि आपने लाहौर में जो ज़मीनें 20-20 साल से कब्जा था, आपने कैसे वागुजार करवाई, और आपने जिन कमर्शियल बिल्डिंग्स को, लोगों ने रिहायशी बिल्डिंग्स को कमर्शियल किया हुआ था, वो कैसे आपने लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं अपने दफ्तर जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करता हूं कि मैंने जिन लोगों को अपने अफसरान को डायरेक्शन दी है क्या उन्होंने उस पर इंप्लीमेंट करवाया कि नहीं। तो DGLDA ताहिर फरूक ने कहा कि सबसे बेस्ट ये है कि अफसरान फील्ड में निकलें, ताकि फील्ड में जाके देख सकें कि जो मैंने ऑर्डर पास किया है क्या उनके ऑर्डर पर उनके अफसरान मुतलका महकमे पर अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि ट्रैफिक के इशू को भी इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को भी इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि जब सरकारी अफसरान जो है वो खुद घर से निकलेंगे तो लोगों के मसाइल देखेंगे तो उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं तो वो सवाल हमारा थोड़ा सा बीच में रह गया कि जब हम कंपैरिजन करते हैं बाकी वज़राए आला से, जो मौजूदा वज़राए आला भी हैं, तो आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? मुराद अली शाह हैं, इतना लंबा टेन्योर हो गया है, अगर हम सिंध की सूरत हाल देखें, कराची की सूरत हाल देखें, तो लोग वहाँ पर नाराज़ दिखाई देते हैं। देखें, अगर आपने अभी सिंध का नाम लिया, आप KP का भी नाम लें कि मुझे आप ये बताएं कि उस्मान वो अली अमीन गंडापुर ने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप दी हो, अली अमीन गंडापुर ने जाकर किसी को सोलर पैनल दिया हो, अली अमीन गंडापुर ने कोई धीरानी प्रोग्राम शुरू किया हो, कोई आप एक मंसूबा किसी सूबे का गिनवा दें। मैं ये समझता हूं कि दूसरे सूबों के जो वज़ीर आला हैं उनको एक दूसरे से जो है वो काम सीखना चाहिए। काम सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर तनकीद करना बुरी बात है। PTI की थोड़ा सा तबीयत ये है कि वो कहते हैं कि हम ना तनकीद करें, तनकीद करें मगर तमीरी तनकीद करें जिससे मुल्क का फायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तहसीलकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, जब भी दुबई का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले जो शानदार इमारत हमारे जहन में आती है वो है बुर्ज खलीफा, जो अपनी बुलंदोबाला इमारतों और जदीद तर्ज तामीर के लिए पूरी ही दुनिया में मारूफ है। इसकी हैरत अंगेज़ बुलंदी 828 मीटर है, जो इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाती है।
163 मंजिला बुर्ज खलीफा ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़ख्र है और ये इमारत दुनिया के आइकॉनिक लैंडमार्क्स में शामिल की जाती है। बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई और ये 2010 में मुकम्मल हुई। इस इमारत की तामीर ने दुबई की तरक्की और जदीदियत को एक नया रुख दिया। इसने दुबई को आलमी सतह पर एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर मुतारिफ करवाया। इस इमारत का हर कोना, हर सतह एक मुनफरिद जमालियात और इंजीनियरिंग की महारत का नमूना पेश करता है, जो दुनिया भर के माहिरीन तामीरात और इंजीनियर्स के लिए काबिल फ़ख्र कामयाबी है। लेकिन ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि बुर्ज खलीफा का हकीकी मालिक कौन है। बुर्ज खलीफा किसी एक फ़र्द की मलकियत नहीं है, बल्कि ये एक मशहूर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ईमार प्रॉपर्टीज़ की मलकियत है। ईमार प्रॉपर्टीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की एक मारूफ कंपनी है जो कि दुबई में बेशुमार शानदार मनसूबों की तकमील में शरीक रही है। इस कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अल अबार हैं, जो एक बसीरत रखने वाले रहनुमा हैं और इस मनसूबे की तकमील में उनका जो किरदार था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। उनकी क़यादत में ईमार प्रॉपर्टीज़ ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। अगरचे ईमार प्रॉपर्टीज़ बुर्ज खलीफा की मालिक है, लेकिन अगर इसकी तख्लीक के हवाले से बात की जाए तो एक मुश्तरका काविश थी जिसमें मुख्तलिफ आलमी कंपनीज़ ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। इस मनसूबे की तामीर में जनूबी कोरिया की सैमसंग, CNT, बेल्जियम की BESIX और UAE की अरब लीग कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन कंपनीज़ ने अपने जदीद तकनीकी महारत और तामीराती सलाहियतों के ज़रिए बुर्ज खलीफा की तामीर को मुमकिन बनाया और बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि हम बुर्ज खलीफा के हवाले से भी पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से इसकी तामीर की गई, जो इंजीनियर्स थे उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कितनी बार इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया, इसकी बेस किस तरह से बनाई गई, इस हाइट पर अगर बुर्ज खलीफा है तो उसको हवा के प्रेशर का किस तरह से सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी डिज़ाइनिंग में बड़ी महारत से काम लिया गया है। बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुबई की मईशत के लिए एक अहम सुतून है, बल्कि अगर हम पूरे खित्ते के हवाले से भी बात करें तो ये पूरे खित्ते की तरक्की की भी अलामत है। इस इमारत का जो शुमार है दुनिया के अजीम तरीन इंजीनियरिंग मनसूबों में किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, जिस तरह से इसको बनाया गया, इसका फ़नून तामीर और इंजीनियरिंग के लिहाज से हर पहलू यकीनी तौर पर एक मौजज़ा भी समझा जाता है। इस इमारत की बुलंदो बाला शक्ल, इसकी शानदार तामीराती सलाहियतें ये दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच के लाती हैं, कारोबारी अफराद को अपनी तरफ खींच के लाती हैं। बुर्ज खलीफा की मराना जमालियात और उसके बुलंदो बाला बुर्ज दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं और यही वजह है कि इसका जिक्र जो है वो हमेशा ही दुबई की तरक्की के संगे मील के तौर पर किया जाता है। आज भी बुर्ज खलीफा दुबई का चेहरा है, जो शहर की शान और शौकत और उसकी इक्तिसादी तरक्की की अलामत है। ये इमारत बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है जो हकीकत में बदल चुका है और आज भी दुनिया भर के लोगों की नज़रों का मरकज़ है। इसकी तामीर में शामिल तमाम अफराद और कंपनीज़ इस कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करती हैं और ये इमारत हमेशा से ही दुबई की अज़मत और उसके बुलंद हौसलों का इजहार भी रहेगी। और जब हम बात कर रहे हैं टूरिज़म के हवाले से, तो टूरिस्ट को अपनी तरफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस बिल्डिंग ने अट्रैक्ट किया। जब 2010 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ उसके बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे एक्टर्स थे, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे, वहाँ पर वो फ़ोटो शूट कराते हमें दिखाई दिए। बहुत से स्काई डाइवर्स हमने देखे इस बिल्डिंग पर से कूदते हुए और लोग उसको एक अचीवमेंट अपनी करार देते हैं। दुनिया के बहुत बड़े ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर वो अपनी तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, जिनमें हमने देखा कि बड़े नामवर लोग शामिल हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट जो थे, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो हमें दिखाई दिए इसकी चोटी पर। इसके अलावा टॉम क्रूज़ को हमने देखा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। टूरिस्ट के लिए बड़ी ही अट्रैक्शन है यहाँ पर इस बिल्डिंग की वजह से, और दुबई को जो एक नई पहचान मिली थी वो बुर्ज खलीफा की वजह से ही मिली थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।